Hi, welcome back to Teaching Learning with Shweta. I'm discussing psychoanalytic theory of personality today, and this particular lecture video is about understanding the stages of personality development that was given by Freud. So, पहला जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज. तो जैसे मैंने कहा था, हमेशा ही बोल रही हूँ वाइल आई एम डिस्कसिंग दिस थ्योरी कि साइकिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. साइकिक एनर्जी का रिलीज़ होना, टेंशन रिलीज़ होना इज़ व्हाट हेल्प्स लीड्स अस टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है. तो ओरल स्टेज में जब बच्चा 0 to 2 years इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का सारा जो सेंटर होता है वो होता है उसका माउथ. इसीलिए जब भी उसको कुछ चीज़ दोगे वो माउथ में ले जाएगा सीधा. सो वट एवर यू गिव टू द चाइल्ड विल ऑलवेज टेक इट टू द माउथ एंड द चाइल्ड engages in sucking, biting, swallowing, because this is what, according to Freud, giving attention reducing pleasure to the child. So the child derives pleasure by sucking, biting, swallowing. इस स्टेज पर अगर बच्चे को रोका टोका गया या बच्चे को ये चीज़ें करने नहीं दी तो वो इस स्टेज पर लाइफ भर फिक्सेटेड हो जाएगा. फिक्सेशन की बात मैंने पिछले वीडियो में डिफेंस मैकेनिज्म में बताई थी. तो आप देखोगे कि अगर उसको सकिंग, बाइटिंग, स्वॉलोइंग से रोका जाता है तो उसको स्मोकिंग या माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नेल बाइटिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अडल्टहुड में भी देखा जाएगा. वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, जिसको हम बाइटिंग से रिलेट करते हैं, और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकता है अगर स्वॉलोइंग से रिलेट करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाली चीज़ें जो हैं, जो ओरल स्टेज पर होती हैं, जिनसे बच्चे को प्लेजर मिलता है, वो उसे करने दी जाए. सेकेंड स्टेज जो है वो हमारी है एनल स्टेज, जिसमें प्लेजर की फीलिंग आती है एक्सक्रीशन करके, एनस से एक्सक्रीशंस को निकाल के. इस स्टेज पर अगर पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, अगर मदर स्पेशली बहुत इनकरेज करती है, टॉयलेट ट्रेनिंग को बहुत प्यार से कराती है, और बच्चे को ये समझ में आता है कि एक्सपेल्शन ऑफ वेस्ट इज़ अ गुड एक्टिविटी, तो ऐसे बच्चों को वो टॉयलेट ट्रेन जल्दी होते हैं, और ऐसे बच्चे जो हैं वो लाइफ में कम मेसी और बहुत टाइडी और नीट और हैप्पी और क्रिएटिव होते हैं, वो प्रोडक्टिव होते हैं. लेकिन ऐसे स्टेज पर मदर अगर चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, या कोई भी केयर गिवर, और तो वो ठीक से कभी भी उनका जो है इस स्टेज पर प्रॉब्लम्स फिक्सेशन हो जाता है. इस स्टेज पर प्रॉब्लम्स फिक्सेटेड हो जाती हैं, और ऐसा इंसान ज़िंदगी भर बहुत ही कम क्रिएटिव होता है, बहुत ही शक्की होता है, एंग्शियस होता है, नर्वस होता है, और बहुत ज़्यादा टाइडी नहीं होता है, नीटनेस नहीं होती है उसके अंदर. थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पर बच्चे को एक फीलिंग ऑफ सेंसेशन आने लगता है अपने जेनिटल्स या प्राइवेट पार्ट्स से, और ऑपोजिट सेक्स को लेके एक अनकॉन्शियस फीलिंग है, वो कॉन्शियस नहीं है. तो इसको क्या कहते हैं? एडिपस कॉम्प्लेक्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी. तो होता क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑपोजिट सेक्स, ये फ्रॉइड ने कहा है कि ऑपोजिट सेक्स वाले जो पेरेंट हैं उससे अट्रैक्शन होने लगता है, और सेम सेक्स के पेरेंट उनको कंपेटिटर लगने लगते हैं. इसको मैं डिटेल में बताऊंगी. ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, कैथारसिस एंजाइटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज पर अगर ध्यान नहीं रखा गया, अगर ऑपोजिट सेक्स और सेम सेक्स के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्यार, अंडरस्टैंडिंग नहीं दी बच्चे को, तो पूरी लाइफ जो है वो इस स्टेज से फिक्सेटेड हो जाएगा और बाद में रिलेशनशिप में और सेक्स लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. गर्ल्स को जो हम कहते हैं डैडी इश्यूज़, वो ओल्डर मेन से अट्रैक्शन, और बॉयज़ को ओल्डर वुमेन से अट्रैक्शन, या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, एंजाइटी होना, ये सारी चीज़ें जो हैं फैलिक स्टेज में अगर रिग्रेशन हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, उससे होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग एट दिस स्टेज. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ द लेटेंसी स्टेज, जो कि जिसमें एडोलसेंस बन जाते हैं चिल्ड्रन से. ये वाली जो स्टेज है जिसमें टेंशन रिलीज़ होता है, सिर्फ सेक्शुअल जो जेनिटल्स हैं उनको स्टिमुलेशन से प्लेजर नहीं मिलता है, बल्कि और एक्टिविटीज़ जैसे इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, डिबेट्स, ट्रिप्स, ट्रैवलिंग, इन सब से भी उनका प्लेजर रिलीज़ होता है. तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं एसोसिएट की थी फ्रॉइड ने, ये स्किप किया था उन्होंने, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टेज होती है, कंटिन्यूशन ऑफ फैलिक स्टेज ही इसको कहते हैं. द एक्टिविटी ऑफ मास्टरबेशन इज सीन अ लॉट इन, और इट बिगिंस इन दिस स्टेज. In the phallic stage, it's just genital stimulation that they draw pleasure, but proper masturbation starts in this stage.
So latency stage is not associated with any significant problem or fixation in life as per Freud's theory. The last stage is the genital stage, which is seen in the adults. Now the pleasure seeking, nail biting, swallowing or genital stimulating or the adolescent engaging in all these activities is now transformed into an adult who is more mature, who has identified, who has displaced. जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सब उसका कंप्लीट हो चुका है, ये सारी स्टेजेस उसकी निकल चुकी हैं. अब वो एक सोशलाइज्ड, एक एडजस्टेड इंडिविजुअल, मैच्योर इंडिविजुअल है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में रिप्रोडक्शन के लिए इंगेज करता है. सो द बेसिक purpose is reproduction. So they engage in sexual, they need another sexual partner to gratify that need of sex. तो इसमें टेंशन रिलीज होता है थ्रू रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटीज़. अगर इस टाइम पे ठीक से उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो लाइफ भर मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं. सो दिस स्टेज इज एसोसिएटेड विद फिक्सेशन लीडिंग टू सम मेंटल डिसऑर्डर्स. तो ये हैं फ्रॉइड की थ्योरी, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हम ये भी पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी को फ्रॉइड कैसे अंडरस्टैंड करने के तरीके बताते थे. सो लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो. So Freud, as we have discussed, talks a lot about the unconscious behavior. जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, whatever I am talking with you, it is visible, it is audible to you, I am visible to you, and whatever I am saying is being understood by you, and that is what is a conscious experience. It is your conscious experience to listen and understand to what I am saying. But what I am thinking inside my mind and what past experiences I am carrying, what anxieties I am carrying, that is something which is unknown to you because that is deep down in my सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो मेरे अंदर जो अनकॉन्शियस में छिपी हुई बातें हैं वो शायद आपको ना पता चले. तो वो कब पता चलेंगी? जब आप थोड़ा ज़्यादा इंगेज करोगे किसी के साथ, डिटेल्स में उसके चाइल्डहुड के बारे में, उसकी बातों को आप वो करोगे. सो देयर वर 3 मेन ways by which Freud started understanding the psyche of his patients. What were those 3 ways? Number 1 was dream analysis. ड्रीम एनालिसिस मतलब एनालाइजिंग द ड्रीम्स. मुझे आज भी सपने आते हैं कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया और घंटी बज गई. वाई? दिस इज़ इन माई अनकॉन्शियस. ऐसा हुआ नहीं है कि मेरा कभी पेपर छूटा हो, लेकिन येस मेरे साथ ये इशू रहता था कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो थी और मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी. तो कई बार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर इट यूज़ टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन. तो मुझे टेंशन होता था, मैं लेट ना हो जाऊँ, ये वाली एंग्जाइटी आज तक मुझे है और मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मैं लेट हो रही हूँ. तो ये अगर एनालाइज किया गया किया जाए मेरी ड्रीम्स को, तो इससे कुछ निकल के आएगा मेरे पास्ट या मेरे अनकॉन्शियस के बारे में, जो मुझे भी शायद ना पता हो, जो साइकोलॉजिस्ट को पता लग जाए अगर वो मेरी ड्रीम्स को एनालाइज करे. सो थ्रू एनालाइजिंग द ड्रीम्स वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ व्हाट अ पर्सन हैज़ स्टोर्ड इन हिज और हर अनकॉन्शियस. So dream analysis is an excellent way. Freud used it a lot, although today people criticize it and say that it's very subjective and it's very impractical and not scientific. But Freud implemented that for the first time and understood and tried to understand his patients through this. The second method was free association. फ्री एसोसिएशन मतलब किस चीज़ फ्रीली आप एसोसिएट करो. जस्ट फ्रीली एसोसिएट एनीथिंग विद एनीथिंग दैट कम्स ऑन योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वर्ड मदर. What do you associate with mother? Now some children will say love, some children will say food, some children will say affection, but maybe one child says violence. So why did the child say that? Why did the child say fear? That means that the mother is very strict, that the mother beats the child or hits the child, or the mother is not very affectionate. The things are not good at the family of the child. So through these free associations a lot of information can be gathered about the unconscious. Unconscious के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है. तो फ्रीली किस चीज़ से एसोसिएट करना है, ये भी एक टेक्निक है. इस पे बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट्स बाद में बेस हुए थे कि फ्रीली कुछ भी ड्रॉ करो. रोशा टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट, ये सब इससे निकल कर आए थे. प्रोजेक्शन टेक्निक्स जिनको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट्स कहते हैं.
फिर हमारा आता है केस स्टडी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉइड ने यूज़ किया था। केस स्टडी क्या होती है? किसी एक यूनिट, कोई इंसान या कोई, वैसे तो केस स्टडी किसी भी चीज़, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हो सकती है, किसी स्कूल के ऊपर हो सकती है, बट हम क्या बात कर रहे हैं? हम पर्सनालिटी और बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सो वील टॉक अबाउट केस स्टडी, दैट इज़ वन पर्सन, स्टार्टिंग वन पर्सन एट अ टाइम। एक तरीका है कि हम सारे बच्चों को क्लास में बैठाएं, वी मेक all the students sit in a class and give them some personality test, standard questions to all the students, and all the students fill those questions and we analyze and we find out who is who, what personality is possessed by different students. This is one way. This is not case study. Another way is to call one by one every student and talk in details about each student. That is a case study, when you are actually focusing on each and every child and understanding in depth, in a very deep manner about each child. That is an in-depth case study, which Freud used a lot in understanding his patients. So these three methods are the primary methods of understanding personality by Freud. Thank you.